नमस्कार मित्रों, मैं आर के तिवारी अपने दिव्यांश एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज जीएस संविधान की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपने मौलिक अधिकार के टॉपिक 2 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार से संबंधित चर्चा करते हुए यह आपको बताया कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लेकर संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि संविधान निर्माण के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार के रूप में प्रदत्त था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार के निकल जाने के कारण अब वर्तमान भारतीय संविधान 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के रूप में आपको समता या समानता के अधिकार की बात 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता के अधिकार की बात अनुच्छेद 19 से 22 के रूप में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के रूप में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के रूप में, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के रूप में, और लास्ट में आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 की चर्चा करनी है। अभी तक हमने अपने पार्ट 1 के रूप में इन 3 टॉपिकों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आपको समता, समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात आती है। आज का जो हमारा व्यू है वह आपको धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में है। जैसा कि हमने आपके सुविधा के लिए, अपनी सुविधा, आपकी सुविधा के लिए हमने बोर्ड पर ही संक्षिप्त तरीके से सारी चीजों को लिखते हैं, जिससे कम से कम समय में हम अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी बातें आपको आप तक पहुंचा सकें। यह आपके लिए लाभप्रद होता है, आपके कंपटीशन को आसान करता है। तो आइए हम लोग इधर उधर की बातें न करके अपने सीधे टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो आज का सीधा टॉपिक हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, वर्तमान क्षेत्र का भी एक अच्छा विषय बन चुका है। तो चलिए देखा जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है क्या। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को जानने के पहले हमें ये जानना होगा कि भारत राज्य एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसी को हम लोग धर्म निरपेक्ष राज्य भी कहते हैं। इसका यह अर्थ होता है कि राज्य में रहने वाला नागरिक अपने अपने धर्मों का पालन करे और दूसरे के धर्मों को सम्मान प्रदान करे, पंथ निरपेक्ष कहलाता है। पंथ निरपेक्षता के पाठ में ये अनुच्छेद 25 से 28 का जो जिक्र होता है, इसको हम 25, 26, 27 और 28 के रूप में देखते हैं। अगर हम अनुच्छेद 25 का अर्थ समझें कि अनुच्छेद 25 में क्या रखा गया है, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मानव के अंतःकरण में धर्म के अबाध रूप से मानने व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हम सभी भारतीय नागरिक अपने अपने अंतःकरण में धर्म की आराधना करें, पूजन पाठ करें, किसी प्रकार की किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हमें कहता है अनुच्छेद 25। अपने एग्जाम के ध्यान को रखते हुए ध्यान रख लें कि अनुच्छेद 25 का अर्थ हो गया धर्म के अंतःकरण में अबाध रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। टॉपिक दूसरा आता है धर्म। अनुच्छेद 26 कहता है धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धर्म के प्रबंधन का अर्थ होता है कि धर्म के मानने वाले लोग अपने अपने धर्म के लिए प्रबंध कार्यकारिणी का निर्धारण करें। प्रबंध कार्यकारिणी के निर्धारण के आधार पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि का निर्माण किया जाता है। पूजन पाठ, हवन सामग्री आदि की व्यवस्था की जाती है।
इसी अनुच्छेद 26 के द्वारा जो भारतीय संविधान धर्म के प्रबंधन की बात करता है, इसी धर्म के प्रबंधन में जो भंडारे आदि का आयोजन किया जाता है वह भी भारतीय संविधान अनुच्छेद 26 के अंतर्गत करता है। अर्थात अनुच्छेद 26 धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी सिलसिले में हम अनुच्छेद 27 की चर्चा अगर करें तो अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों से कोई ऐसा बाध्यकारी कर नहीं लगाएगा जिस कर की धनराशि किसी एक धर्म के रूप में खर्च की जाए। अगर हम उदाहरण समझना चाहें तो सबसे लेटेस्ट उदाहरण यह होता है कि जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी 5 अगस्त को चल रही है, तो अब राज्य सरकार यह नहीं करेगी कि प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नागरिक 5,000 रुपए जमा करे। यह नहीं हो सकता है। यह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का नागरिक राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में अपने योगदान के रूप में धनराशियां स्वेच्छा से जमा कर सकता है। ये होता है अनुच्छेद 27 का अर्थ। अनुच्छेद 27 को एक लाइन में जानने का अर्थ होता है कि राज्य अपने नागरिकों से कोई ऐसा बाध्यकारी कर नहीं लगाएगा जिस कर की धनराशि किसी एक धर्म विशेष के रूप में खर्च की जाए। जबकि अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य अपने शिक्षण संस्थानों में कोई ऐसी बाध्यकारी शिक्षा नहीं प्रदान करेगा जिस शिक्षा से किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा प्रदान किया जाए। यानी राज्य अपने शिक्षण संस्थानों में धर्म को बाध्य करके शिक्षा के रूप में नहीं लागू करेगा। कुछ धर्म अपवाद के रूप में है, जैसे हम मदरसे का उदाहरण देते हैं कि मदरसा तो एक धर्म को बढ़ावा देता है। यह अनुच्छेद 28 का अपवाद होता है। इस तरीके से एक लाइन क्लियर करता है अनुच्छेद 28, राज्य अपने नागरिकों से कोई ऐसी बाध्यकारी शिक्षा नहीं प्रदान करेगा जिस शिक्षा से किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा प्रदान किया जाए। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। हम चर्चा करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 का विषय है। क्या है भाई अनुच्छेद 29 क्या है, अनुच्छेद 30 क्या है? अनुच्छेद 29 को समझने के लिए यह कहा जाता है कि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। यानी इस वर्ग के लोगों की भाषा, लिपि आदि को राज्य संरक्षण प्रदान करेगा। बहुत सारे एग्जामों में ये बार बार रिपीट जैसे प्रश्न बन चुका है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है। तो ये अनुच्छेद 29 है जिसके अंतर्गत ये बात कही गई है। आइए इस सिलसिले में अनुच्छेद 30 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इसी अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी अपने पसंद मनपसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करें, पसंद मनपसंद के अपने शिक्षण कार्यों का संचालन करें,
इसके लिए राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि वह जिस प्रकार से अपने विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में शिक्षा का अनुदान प्रदान करता है, उसी प्रकार से वह अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान के विकास के लिए समय समय पर अनुदान प्रदान करता रहेगा। ये बात होती है अनुच्छेद 30 की। तो हमारा 2 टॉपिक आपका क्लियर हो गया। एक आपका अभी क्लियर हुआ स्वतंत्रता, धार्मिक, और अब होता है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। लास्ट आपका इस मौलिक अधिकार का लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट जिसे हम कहते हैं, ये आपको अनुच्छेद 32 होता है, जिससे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। यही आपका अनुच्छेद 32 है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान जानने की आत्मा कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है इसी बिंदु को लेकर के कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, या अनुच्छेद 32 क्या है। तो अब आप एक लाइन में जान जाएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहां से क्लियर हो रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान जानने की आत्मा कहा है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5 प्रकार की रीट को दायर करके किया जाता है। इसके लिए 5 प्रकार की याचिका दायर की जाती है, जिसके आधार पर इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों की प्राप्ति या तो सर्वोच्च न्यायालय में या तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्राप्त की जाती है। यानी अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके मौलिक अधिकारों की प्राप्ति की जा सकती है। भारतीय संविधान जब 5 प्रकार की रीट की बात करता है, तो हम एक क्रम में 5 का नाम सुना दे रहे हैं, जिससे एक बार दिमाग में बैठ जाए। 5 प्रकार की रीट में बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश की रीट होती है, प्रतिषेध की रीट होती है, उत्प्रेषण की रीट होती है और अधिकार परीक्षा लेख जैसी रीट दायर की जाती है। अब हमें पांचों का अपना अर्थ समझना है। इसी को समझने के लिए बीच बीच में देखिए हमने कोड के रूप में कर दिया है, जिससे जब हम यह समझाना शुरू करें तो आप अगर लिख भी रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, तो हमारे अगर ये फिगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की सोच नहीं करनी है। लेकिन आप अगर हमारे इस पूरे कंटेंट को क्रमवार तरीके से सुनते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप 1-2 बार अगर आप सुन लेते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। आप संक्षिप्त एक अपना नोट्स भी बना सकते हैं और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, चाहे वो हायर से संबंधित आने वाले हायर के एग्जाम के लिए कर लूं, आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी लेवल तक का भी मैं अगर कह लूं कि अगर ये मौलिक अधिकार का टॉपिक आपके संबंधित रहेगा, तो ये आपका यहां से प्रश्न आपको 100% आपको हूबहू तरीके से मिलना चाहिए। बातें ज्यादा इधर उधर की न करके हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है क्या? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट इन 5 रीटों में सबसे पुरानी रीट होती है। सबसे पुरानी रीट होने के कारण यह उस व्यक्ति के द्वारा दायर की जाती है जिसको यह आभास होता है कि हमें अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। जब यह रीट दायर होती है तो न्यायालय उस बंदीकरण करने वाले अधिकारी से यह पूछता है कि
कि व्यक्ति को किस आधार पर बंदी बनाया गया है, अतः इसे द्रुत गति से न्यायालय के सम्मुख लाया जाए, जहां पर यह अपने बंदी होने का कारण बता सके। तो आपने क्या समझा इस बात को? बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे पुरानी रीट या याचिका है। यह उस व्यक्ति की अपील पर दायर की जाती है जिसे स्वतः यह आभास होता है कि हमें अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, अतः न्यायालय बंदी करने वाले अधिकारी से पूछता है कि व्यक्ति को किस आधार पर आपने बंदी बनाया है, इसे न्यायालय के सम्मुख लाया जाए, जहां पर यह अपने बंदी होने का कारण बताए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए इसी आधार पर हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं, परमादेश। देखिए साधारण सा अर्थ अगर ले परमादेश, परमादेश माने परम आदेश, अर्थात हम आदेश देते हैं। यहां पर सार्वजनिक व्यक्ति के विरुद्ध उस समय याचिका दायर की जाती है जब वह अपने कार्यों से विरक्त कार्य करने लगता है। तब वरिष्ठ न्यायालय अपने कनिष्ठ न्यायालय से पूछने लगता है या उस व्यक्ति से पूछने लगता है कि आपने किस आधार पर यह कार्य किया है। एक लाइन में आपको जानना होगा, परमादेश एक ऐसी रीट है जो सार्वजनिक व्यक्ति के विरुद्ध उस समय की जाती है जिसको जो करने का अधिकार दिया गया है वह नहीं करता है। न्यायालय कहता है कि हम आदेश देते हैं कि आप उस कार्यों को आगे की तरफ बढ़ाएं। आगे देखिए प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना कर देना, किसी भी कार्य को मना कर देना। यहाँ पर भी वरिष्ठ न्यायालय अपने कनिष्ठ न्यायालय से यह पूछता है कि जिस कार्य के लिए कनिष्ठ न्यायालय बनाया गया है, अगर वह कार्य नहीं कर रहा है, मना कर दे रहा है, तो वह किस आधार पर मना कर रहा है, यह उसे बताने की बात होती है। अर्थात प्रतिषेध माने होता है मना कर देना। बात आती है उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण माने होता है पूर्णतः सूचित कर देना। पूर्णतः सूचित कर देने का मतलब होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिनको कार्य करने की क्षमता उतनी नहीं है और उस कार्य को वे लंबित करते चलते हैं, तब वहां पर वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से पूछता है कि जिस कार्य को करने की बात आपको नहीं है, उसकी पूर्ण सूचना देते हुए उसे वरिष्ठ न्यायालय की तरीके से भेजा जाए। इसलिए देखिए न्यायालय का जो सिलसिला चलता है, न्यायालय का जो क्रम चलता है, वह टोटली पिरामिडाकार होता है। ऐसे हम आपको बता दें, न्यायालय का जो स्वरूप होता है वह एक पिरामिड के आकार का होता है। ऐसे चलता है, ऐसे इस प्रकार से, यानी सबसे जमीनी स्तर पर आपको ग्राम न्यायालय होगा जो ग्राम पंचायत के दायरे में होगा। सेकेंड स्टेप पर उठते हैं तो यहीं पर आपको मुंसिफ न्यायालय होता है जो तहसील लेवल पर आपको मिलता है। इसके ऊपर आप उठते हैं तो जिला न्यायालय होता है, इसी को हम अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। यहीं पर अधीनस्थ न्यायालय दो तरीके से होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय, यानी दीवानी और फौजदारी के मामले होते हैं। इसी के जैसे ऊपर उठता है वैसे ही यहाँ पर आपको उच्च न्यायालय हो जाता है और लास्ट शिखर पर यहाँ पर उच्चतम न्यायालय हो जाता है। तो फिर से आप समझिएगा कि न्याय की प्रणाली एक पिरामिड के आकार पर होती है। सबसे प्राइमरी बेस पर आपको ग्राम न्यायालय होता है, सेकेंड मुंसफ न्यायालय होता है, थर्ड आपको अधीनस्थ न्यायालय होता है, फोर्थ आपको यहाँ उच्च न्यायालय होता है और लास्ट में आपको उच्चतम न्यायालय होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, किस बिंदु के लिए हमने ये बातें शुरू कर दी, हमने उत्प्रेषण के पॉइंट को समझाने के लिए इस पॉइंट को भी हमने यहाँ पर समझाने का कार्य किया। इस तरीके से ये आपको उत्प्रेषण मैंने पूर्णतः सूचित कर दीजिए, यह अधीनस्थ न्यायालय अपने वरिष्ठ न्यायालय को सूचना देगा जिससे वरिष्ठ न्यायालय अपने कार्यों को करने लगे। अब बात आती है
इस संवैधानिक उपचार की रीट में हमारी 5वीं रीट आती है, जिससे हम अधिकार पृच्छा लेख रीट कहते हैं। बहुत ही अच्छा है, अधिकार पृच्छा लेख। इसका अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक सा अर्थ बनता है वह बनता है किसकी आज्ञा से, अर्थात जिस कार्य के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। यहाँ व्यक्ति से तात्पर्य हो रहा है न्यायिक कार्यों से। व्यक्ति का जो, चूंकि ये रीट है तो रीट का संदर्भित हमेशा हम अपने किससे लगाते चलेंगे, न्यायिक कार्यों से। अर्थात अधिकार पृच्छा लेख कहता है कि जिस कार्य के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उस कार्य से अधिक कार्य करता चला आ रहा है। ऐसे में वरिष्ठ न्यायालय अपने कनिष्ठ न्यायालय से पूछता है कि जिस कार्य को करने का अधिकार आपके पास नहीं है, आपने किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इस कार्य को किया है। जब तक यह समुचित जवाब नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक यह कार्य करने का अधिकारी नहीं होता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान अपने मौलिक अधिकार के दायरे में समूची व्याख्या आपको पूरी करता है। इसी से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हमने भाग 1, जिसको हमने 3 टॉपिक को सरलता के लिए भाग 1 की संख्या दिया है अपने समझने और समझाने के लिए। हमने इस वीडियो को देखा कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया, बहुत अच्छे तरीके से लाइक किया, शेयर किया, बहुत अच्छा उत्साह मिला, जिसके लिए हमको सेकंड टॉपिक पर और भी अच्छे से क्लियर करने का मौका मिला। बहुत सारे हमारे छात्र बंधुओं ने यहाँ तक भी कहा कि सर जो लिखते हैं ये लिखावट थोड़ी सी छोटी है, अगर थोड़ा और बड़ा करके लिखे तो हम नोट्स भी बना लेते हैं। उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए हम कहना चाहते हैं कि देखिए आप लेक्चर पर ध्यान देते चलिए। इसीलिए मैं बहुत ही क्रमवार तरीके से करता हूँ। यहाँ पर ये व्यवस्था होती है कि अगर मैं बोलते समय लिखना शुरू करूं, बोलते समय शुरू करूं, तो इससे आपका डाटा कटता है, हमारा समय ज्यादा जाता है और हम उतनी चीजों को एक साथ नहीं उतार सकते हैं। जानते ही हैं ये सारी चीजें ऑनलाइन पर चलती हैं, तो ऑनलाइन पर हम आपको टू द पॉइंट की बातें करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग सबके तरीके होते हैं, बातें वहीं पर होती हैं। हमारा सिर्फ लक्ष्य होता है हम अपने समस्त प्रतियोगियों को अच्छे से अच्छे अंक दिला करके उनको पद मान सम्मान की तरफ ले चलें, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। तो जो हमसे अभी ऑफलाइन पढ़े हुए स्टूडेंट हैं वे तो एक ही बार सुनते हो बोलना शुरू करते हैं, सब जैसे लग रहा है कि आप खड़े होकर के ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ठीक है, वो सब आप सबकी बात है, आप लोगों की पसंद की बातें हैं। हम जरूर कहेंगे कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे एक बार लाइक करिएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम समय समय पर यह वीडियो भेजते हैं और आप तक, आपके मित्रों तक पहुंचती है और आप इसे अधिक से अधिक लाभ लेते हैं। धन्यवाद। आज का यही